आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी जो आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके 3 और 5 नंबर वाले VVI प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांस है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है? यह भारत में कहां पाई जाती है? तो देखिए बच्चों, जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल की लगभग 40% भाग पर उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का गठन बलुई, दामोट एवं चिकनी मृदा से हुई है। इसमें पोटास की मात्रा काफी अधिक होती है तथा फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के भूरे यानी कि लाइट ग्रे और रात्र धूसर होता है। तो जो जलोढ़ मृदा है बच्चों, वो भारत के लगभग 40% भागों में पाया जाता है और जो इसका बना गठन होता है बच्चों, मतलब ये जो बना हुआ है वो बलुई और दामोट और चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। इसमें जो पोटास की मात्रा होती है बच्चों, काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो फास्फोरस की मात्रा होती है काफी कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए बच्चों, गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदानों में खादर और बांगर की मृदा का विकास हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो जलोढ़ मृदा है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका खादर और एक होता है आपका बांगर। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियर यानी कि हिमानी या हिमनद से पिघलने से बनी है। इन नदियों की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। पहला जो है बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदियों में पूरे वर्ष के दौरान नियंत्रण जल प्रवाह बनी रहती है। मतलब इसमें पूरे 12 माह इसमें पानी रहते हैं बच्चों। जैसे हम लोगों की जो नदियां है, बड़ाकर है, दामोदर है, इसमें क्या होता है बच्चों, आपका ये जब वर्षा रहता है मतलब मानसून के ही दौरान इसमें वर्षा ये जल भाव होता है। और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां है बच्चों, उसमें 12 माह पानी रहती है। उसके बाद देखिए दूसरी जो विशेषता है कि हिमालय की नदियों में बेसिन बहुत बड़े होते हैं एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र भी सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए रहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं बच्चों, वह डेल्टा का भी निर्माण करती है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है बच्चों कि हिमालय नदियां अधिक लंबी होती है प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके हिमालय नदियों से निकलने वाले हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं। तो 4 विशेषता मैंने आप सभी को बताया। आप लोग यहाँ पे कोई भी 3 विशेषताओं को आप लोग लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है बच्चों। कौन कौन से राज्य? आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? जबकि जो यहाँ पे वर्षा होती है बच्चों आपका उत्तर भारत में, वो कब वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। अभी आपकी वर्षा का मौसम है बच्चों। ठीक है, तो जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वहां पे ठंड के मौसम में वहां पे वर्षा होती है। तो वहां पे ऐसा क्यों होता है? जो उत्तर भारत में आपका गर्मी के मौसम में होता है, वहां पे ठंड के मौसम में होता है। क्यों होता है? सो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो देखिए तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है क्योंकि सर्दियों के समय देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से यानी कि इन हवाओं से प्राप्त करता है क्योंकि वहां पर ये पवनें समुद्र स्थल की ओर बहती है। इस वजह से वहां पे जाड़े में अधिक वर्षा होती है बच्चों, शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए बच्चों, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति, यहाँ पे केंद्रीय स्थिति होगा। ठीक है, केंद्रीय स्थिति का प्राचीन काल से ही लाभ प्राप्त होता रहा है। इस कारण भारत के जल मार्ग के द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह स्थिति भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों बच्चों? इसके माध्यम से काफी ज्यादा दूसरे देशों से व्यापार होता है। उधर ऑस्ट्रेलिया की ओर से हम लोग व्यापार कर सकते हैं, अफ्रीका भी जा सकते हैं, अमेरिका के भी समुद्र के माध्यम से व्यापार हम लोग कर सकते हैं हिंद महासागर के माध्यम से। इस वजह से आपकी जो हिंद महासागर के शीर्ष पर है बच्चों, उसकी स्थिति, केंद्रीय स्थिति काफी महत्वपूर्ण है भारत की वजह से। उसके बाद देखिए बच्चों, पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा का
निर्माण क्यों नहीं होता है, जबकि जो आपका है बच्चों, जो आपका हिमालय नदियां हैं, जो आपका उत्तर पूर्वी की नदियां हैं, वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है बच्चों विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और आपके पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो आपको लिखना है। सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहीं से लगभग आपका क्वेश्चन आने वाला है। लगभग जो आपका 7 प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, लगभग 5 से 6 प्रश्न यही वीडियो से आने वाला है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आप लोग नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास समय है तो। देखिए बच्चों, भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल अधिक तीव्र होती है। इसके कारण ये नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में ना बह करके एक ही भाग में बहती है, अर्थात ये नदियां डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। जबकि डेल्टा के निर्माण के मुहाने के पास नदी का वेग यानी कि जो जल का वेग होता है बच्चों, जल का स्पीड होता है वो अत्यंत मंद हो जाता है, मतलब कम होना चाहिए। यही कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, जबकि जो उत्तर पूर्वी तटीय मैदान है बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान है, वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है। मतलब जो नदी आती है बच्चों, यहाँ पे जो पश्चिमी तट है वहां पे काफी ज्यादा ढलान होने की वजह से वहां पे मिट्टी जमा नहीं होता है, सारा मिट्टी समुद्र में चला जाता है बह करके। ठीक, और जल वहां पे रुकता नहीं और वहां पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए आप लोग, देखिए मृदा संरक्षण के उपाय निम्नलिखित उपाय है। पहला जो है बच्चों कि 15 से 25% काल परमता वाली भूमि पर का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि यदि ऐसी ढाल युक्त जमीन पर कृषि करना है आवश्यक है तो इस पर सीढ़ीदार खेती का निर्मित कृषि कार्य करने चाहिए। यानी कि जो 15 से 25% काल परमता वाली भूमि होती है बच्चों, वहां पे हमें कृषि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ढाल अगर होगी वहां पे अगर पानी पड़ा बच्चों तो कृषि करने से क्या होता है, पूरा हल जोतते हैं तो मिट्टी क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, मतलब पूरा बालू टाइप का हो जाता है मिट्टी। ठीक है, तो उससे क्या होगी, सारी मिट्टी बहा करके नीचे आ जाएगा और वहां पे मृदा अपरदन होगा। तो वहां पे अगर खेती करना है तो सीढ़ी नुमा खेती हमको करना चाहिए, सीढ़ीदार खेती करना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है बच्चों कि भारत के विभिन्न भागों में अतिचारण एवं हस्तांतरित कृषि अपनाए जाने के कारण प्रभावित क्षेत्र में भूमि अपरदन बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों को भूमि अपरदन के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी प्रदान कर पशु चरता एवं स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण करना चाहिए। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हो बच्चों, मतलब कुछ समय के लिए कृषि कर लिया जाता है, पेड़ पौधों को काट करके और फिर दूसरी जगह खेती करने लगता है। ठीक है, तो वहां पे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ज्यादा पशुचारण करते हैं तो पशुचारण क्या होता है, घास होता है उसके जड़ को भी ऊपर खींच लेते हैं पशुओं। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन काफी ज्यादा होता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है बच्चों कि समोच्च रेखाओं के अनुसार खेतों में मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेतों का निर्माण, नियंत्रित चराई, नियमित वानिकी आवरण और फसलों की कृषि, मिश्रित कृषि तथा फसलों की हेरफेर जैसे उपाय भी भूमि अपरदन को कम करके मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नदियों के किन्हीं 5 महत्व को बताएं। तो देखिए बच्चों, नदियों के 5 महत्व, पहला कि सिंचाई में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व बच्चों कि भारतीय नदियों में जल का अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। भारतीय नदियों में प्रतिवर्ष 1,67,753 करोड़ घन मीटर जल प्रभावित होते हैं बच्चों। उसके बाद है कि जल शक्ति, विशाल नदियों में जल शक्ति की बड़ी संभावना है। जल मार्ग, देखिए जल मार्ग आपका जो गंगा नदी से भी क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के जगह जल मार्ग के द्वारा भी ये क्या कर सकते हैं, सामान को पहुंचाया जाता है। तो देश में लगभग 10,600 किलोमीटर लंबे नवी जल मार्ग है। उसके बाद है मीठे जल के स्रोत, हमारे जीवन में मीठे जल की अधिकांश आवश्यकता नदियों के द्वारा ही पूरी होती है। उसके बाद 5वां पॉइंट है बच्चों की जल विद्युत उत्पादन, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बांध बना करके जल विद्युत यानी कि बिजली का उत्पादन कर सकते हैं बच्चों, और औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत प्राप्त इससे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। देखिए एक तरफ मैंने यहाँ पे बांगर लिख दिया बच्चों, एक तरफ आपका खादर है। ठीक है, आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखिएगा। तो एक तरफ इधर बांगर, देखिए बांगर जो है होता है, बांगर प्रदेश जो है बच्चों वो बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, मतलब जहाँ पे बांगर की मिट्टी पाई जाती है वो बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, वहां पे बाढ़ नहीं आती है। और जो खादर होता है बच्चों, खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, और यह पंजाब में इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे बेट कहते हैं, जबकि बांगर को पंजाब में क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें चूना युक्त संसाधनों की अधिकता होती है, जबकि इसमें चीका
मिट्टी की प्रधानता होती है, इसमें चिका मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है। बांगर में बच्चों पुरानी जलोढ़ मृदा से बने उच्च प्रदेश को कहते हैं, और यह नवीन जलोढ़ मृदा से नया जलोढ़ मृदा से बना निम्न प्रदेश होता है। मतलब ये आपका होती ये आपका नीचे होता है, निम्न मतलब हो गया नीचे प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब इसमें ज्यादा फसल उत्पादन नहीं होता है, जबकि इसमें गहन कृषि के ही की जाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका बांगर और खादर में अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया हुआ था, उसे आप लोग देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं समझा देता हूं कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाए जाते हैं बच्चों। इसे अंतरिक्ष से देखने पर एक नीले आकाशीय पिंड के जैसा दिखता है, इस वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक। और लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पारिस्थितिक का अंग्रेजी वर्ड यानी कि इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के आइकोस से ए और लॉजी शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो ये इकोलॉजी आपका अंग्रेजी वर्ड हो गया, जो खुद आपका ग्रीक भाषा के आइकोस और लॉजी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिसमें आइकोस का अर्थ क्या होता है बच्चों, घर, और लॉजी का अर्थ होता है क्या बच्चों, विज्ञान, ठीक। इस प्रकार से इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्यों, पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन, ठीक है। ये सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उसके बाद देखिए इसको इंपोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। कौन से ये जर्मन प्राणी शास्त्री ने क्या कहा था, इसको मत लिखिए, छोड़िए। चलिए इसको ये आप लोग जरूर लिखिएगा, ये 3 नंबर में आएगा, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा और ये फिक्स आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है, तो देखिए बच्चों, जल चक्र ठोस द्रव गैस अवस्था में सभी जीव वायुमंडल एवं स्थल मंडल में जल चक्र बनाए रखते हैं। इसी जलीय चक्र को जल चक्र कहते हैं। अर्थात जलीय चक्र की प्रक्रिया में जलमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे वातावरण एवं पृथ्वी की सतह पर सारा जल मौजूद होता है। इस प्रकार से जलमंडल जल की गति की एक चक्र कहलाती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जल चक्र का मतलब सीधा सिंपल समझ लीजिए, ये आपका समुद्र है, ये आपका मैदानी भाग है, ये आपका बादल है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये आपका सूर्य है। तो सूर्य की प्रकाश जब समुद्र पर पड़ता है बच्चों, तो क्या हो जाता है, ये वाष्पीकरण होने लगता है, वाष्प इससे बनने लगता है, ये हीट होता है बच्चों, गर्म होता है, तो वाष्प बनने लगता है, और ये वाष्प क्या होता है बच्चों, उड़ करके ऊपर जाता है, और ये क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। ये बादल क्या होता है, जब मैदानी भागों में आता है बच्चों, और ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने पर क्या होता है बच्चों, वर्षा बन करके ये नीचे गिरता है। और फिर वही मैदानी भाग में जब वर्षा बन करके नीचे गिरता है जल, तो वही जल क्या होता है बच्चों, नदी तालाब के माध्यम से क्या होता है, वह नदी और पोखर के नाले के माध्यम से वो बड़ी नदी में जाता है, बड़ी नदी से वह क्या होता है बच्चों, समुद्र में चला जाता है। फिर समुद्र में वही होता है, समुद्र में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फिर ऊपर उठता है, और इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है, इसी को जल चक्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो उपमहाद्वीप एक विशाल स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है बच्चों, जो मुख्य महाद्वीप से बिल्कुल अलग होता है। इसकी विशालता के कारण इसे सांस्कृतिक सामाजिक एवं आर्थिक रूपों में भिन्नता पाई जाती है। इस भूभाग की सीमाएं विभिन्न स्थल कृतियों के द्वारा बनाई जाती है। इसे सीमावर्ती प्रदेशों में पृथक करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत शामिल है बच्चों। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, जैसे आपका महाद्वीप हो गया बच्चों, ठीक है, यूरोप, एशिया हो गया। तो देखिए जो भारत आपका एक उपमहाद्वीप है, ये पहले किसी महाद्वीप का भाग था, शायद उत्तरी अमेरिका का भाग था बच्चों। तो क्या हुआ, जब पहले गोंडवाना लैंड था बच्चों, पेंजिया, ठीक है, तो ये टूट करके क्या हुआ, एशिया में आकर के टकराया, और वहीं से क्या हुआ, आपका हिमालय का निर्माण हुआ बच्चों। हिमालय के आकार आज भी ये क्या कर रही है, एशिया में जाकर के सटती है पूरी बढ़िया से, ठीक है, धक्का दे रही है, और इससे क्या हो रहा है, हिमालय आपका बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो जो पहले दूसरे महाद्वीप का भाग था, दूसरे महाद्वीप में आकर के ये ड्रिफ्ट करते करते क्या हुआ, ड्रिफ्ट करते करते दूसरे मतलब ये घसकते दूसरे महाद्वीप में आकर के सट गया। इसी को क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। मतलब सीधा सीधी समझ सकते हैं, भारत पहले एशिया महाद्वीप का भाग नहीं था, बाद में आकर के एशिया महाद्वीप में सट गया बच्चों, इसी वजह से इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की 3 विशेषता लिखिए। तो पहला देखिए बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा मौसमी होती है। मानसूनी वर्षा उच्चवाप एवं भू आकृति पर निर्भर करता है। यह भू आकृति के अनुसार ही यहाँ पे ये मानसूनी वर्षा होती है बच्चों, ठीक है। समुद्र से बढ़ती हुई दूरी के साथ ही मानसूनी वर्षा घटती जाती है, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है बच्चों की मानसूनी वर्षा की मात्रा स्थानिक वितरण एवं असमान पाया जाता है। मतलब हर जगह असमान
वर्षा होती है मानसूनी वर्षा बच्चों, देखिए अभी मुंबई तरफ काफी वर्षा हो रही है क्योंकि वह समुद्र से सटा हुआ है और अभी झारखंड में वर्षा नहीं हो रही। तो मानसून की जो वर्षा होती है बच्चों हर समय आपका अलग अलग होता है। उसके बाद अगला है कि मानसूनी वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, यानी कि गर्मी के काल में होती है, अभी हो रही है। उसके बाद देखिए मानसूनी वर्षा ये भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि यह भारतीय कृषि जो होती है बच्चों वो मानसूनी पर ही निर्भर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मानसूनी वर्षा जो होती है बच्चों वो बड़ी क्षेत्र पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। तो पिछला वीडियो में मैंने इसे करा लिया था, हो सकता है तो एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिए। जो लाल मृदा होती है बच्चों, वो लाल मृदा किसके कारण होती है बच्चों, वो आपका जो फेरस ऑक्साइड होती है, यानी कि आयरन ऑक्साइड होती है बच्चों, इस वजह से लाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसे लिख लीजिए कि लाल मृदा का रंग भूरा एवं चॉकलेटी एवं पीलापन होता है, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी शायद मैंने करवाया कि भारतीय नदी को प्रदूषित होने वाले 3 कारण बताइए। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े कचरे से भी ये क्या होती है बच्चों, भारतीय नदियां प्रदूषित होती है। जल जहाजों से निकलने वाले तेल से भी भारतीय नदियां प्रदूषित होती है। उसके बाद अब बोलिए कि नदी में जहाज कहाँ चलता है, तो गंगा में जहाज चलता है रे बेवकूफ, यमुना में जहाज चलता है, ब्रह्मपुत्र में जहाज चलता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ समुद्र में ही जहाज चलता है। उसके बाद देखिए सबको पानी में बहाने से ऐसे एवं मूर्ति विसर्जन करने से भी क्या होती है बच्चों, जल प्रदूषण होता है। अभी आप लोगों ने कोरोना में सुना होगा कि कितने सारे लाश को क्या किया गया था, समुद्री मतलब गंगा नदी में बहा दिया गया था, यमुना नदी में बहा दिया गया था। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होती है बच्चों, आपका ये नदी प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है, वह क्या करें। तो देखिए बच्चों, भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है, एक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि के भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही अधिक योगदान देता है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से बारिश या मानसून पर निर्भर करती है। यदि बारिश अच्छी होती है तो उत्पादन भी अच्छा होगा, यदि बारिश कम होती है तो उत्पादन भी कम होगा। इस वजह से क्या हो बच्चों, ये मतलब भारतीय कृषि है जो बच्चों वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड है। इस वजह से भारत अगर मानसून अच्छा हुआ बच्चों तो अच्छी फसल उत्पादन होता है, और मानसून नहीं हुआ तो अच्छी फसल उत्पादन नहीं होता। जिस प्रकार से अभी हम लोग मानसून पर निर्भर कर रहे हैं, हमारी धान की खेती मानसून अभी हुआ नहीं है तो रोपा स्टार्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से क्या कहा जाता है, भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा के वितरण का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, टाइम है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, ज्यादा समझाने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में करवाया हुआ है, इसे आप लोग अवश्य देख लें। ठीक है, जो मैंने करवाया हुआ है टाइम पास नहीं करेंगे, उसे मैंने नहीं करवा रहा हूं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम क्या है, इसका प्रभाव को बताइए। तो देखिए बच्चों, जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल के में एक विशेष करके समताल मंडल में तेज गति से प्रभावित होने वाली हवाएं। तो यह क्या है बच्चों, एक प्रकार से हवा है जो समताप मंडल में बहती है। इसके प्रवाह की दिशा जल धाराएं की तरह निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट धाराएं कहती है। इसकी जो दिशा है बच्चों वो निश्चित होती है, जिस प्रकार से मानसून की दिशा निश्चित होती है। ठीक है, कि सबसे पहले आपका केरल में आता है, केरल से फिर इधर आता है, फिर इधर से झारखंड में आता है, और फिर मतलब सब देखिए कैसे कहते हैं कि 15 जून तक मानसून आ जाएगा, तो वो फिक्स होता है कि किस दिशा में आपका मानसून बहेगा। ठीक उसी प्रकार से जेट की जो धाराएं होती है बच्चों, जेट हवा की, वो भी आपका ये एक निश्चित होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तथा मध्य भारत में ज्यादा सूखे क्यों आते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, पश्चिमी तथा मध्य भारत में कम कम वर्षा होती है, जिसके कारण भूतल पर जल की कमी हो जाती है। कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों की भूमिगत जल से अत्यधिक प्रयोग से सूखे की स्थिति पैदा होती है। पश्चिमी भागों में मरुस्थलीय एवं मध्यवर्ती भाग पठारी भाग है। इस इन दोनों क्षेत्रों में जब वर्षा कम होती है तो सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से क्या होती है बच्चों, वहां पे पश्चिमी एवं मध्य भागों में ज्यादा सूखे आती है। तो क्लियर है बच्चों, मैंने टॉप 20 इंपॉर्टेंट 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, एक तो करवाए नहीं, तो टॉप 20 क्वेश्चन करवाए जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।